नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इससे मुल्क के 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी शदीद बहरान का शिकार हो सकती है और इसकी वजह बनेगी रोज़ बरोज़ बंजर होती ज़मीन। बंजर ज़मीन वो ज़मीन होती है जो पूरी तरह से सूख चुकी होती है और इसकी गहराइयों तक पानी का नामो निशान नहीं होता है। इस ज़मीन से नबातात और ज़िंदगी का नामो निशान पूरी तरह ख़त्म हो चुका होता है और इस पर किसी भी तरह की ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन होती है। ज़मीन के बंजर हो जाने के लिए कुदरती वजहों के साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क का तकरीबन 29.32% यानी 96.40 मिलियन हेक्टेयर रकबा डिग्रेड हो चुका है। इस 29.32% रकबे में से तकरीबन 23.5% रकबा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का है। ज़मीन के बंजर हो जाने की वजहों में से 11% वजह पानी का कटाव है, 9% वजह पौधों का कटाव है, वहीं हवा के कटाव की वजह से 5.55% ज़मीन की पैदावार की सलाहियत मुतासिर होती है, जबकि तकरीबन 2% वजहों में से इंसानी आबादी, ज़मीन में पैदा होने वाली खारियत या नमकीनियत है। वहीं 2.7% वजहों में जंगलात की कटाई और फर्टिलाइज़र्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। हमारे मुल्क के पास पूरी दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.4% रकबा ही है, जबकि दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है। इसलिए ज़मीन का बंजर हो जाना या डिग्रेड हो जाना हर साल हमारी जीडीपी को तकरीबन 2.5% तक कम कर रहा है। इसकी वजह से जहां एक तरफ फसल की पैदावार मुतासिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग और मौसमों में बदलाव भी हो रहा है। पूरी दुनिया के मुमालिक इस मसले को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन यानी UNCCD को 1994 में कायम किया गया, जिसका मकसद डिज़र्टिफिकेशन से निपटने के लिए इक़दाम करना है। 1994 से अब तक UNCCD ज़मीन के डिग्रेड हो जाने या डिज़र्टिफिकेशन पर 14 कन्वेंशन कर चुका है। इस साल UNCCD COP14 कन्वेंशन की मेज़बानी हिंदुस्तान ने की, जिसमें 190 से ज़्यादा मुमालिक के 100 से ज़्यादा वज़ीरों और 8,500 से ज़्यादा नुमाइंदों ने शिरकत की। 2 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक चले इस कन्वेंशन की सदारत मरकज़ी वज़ीर बराए माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने की। वहीं 9 सितंबर 2019 को इस कन्वेंशन में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिज़र्टिफिकेशन से लड़ने और बंजर होती ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। India would raise its ambition of the total area
that would be restored from its land degradation status from 21 million hectares to 26 million hectares between now and 2030. This will support India's large commitment to achieve an additional carbon sink between 2.5 billion metric tons to 3 billion metric tons through tree cover. In order to further develop a scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, we have decided to set up a Center for Excellence in India at the Indian Council of Forestry Research and Education. This agency will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology, and training of manpower to address land degradation. आइए इस मौजू पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो, जहां हमारे साथ मौजूद माहिरीन UNCCD के 14वें कॉन्वेंशन पर और ज़मीन को बंजर होने से बचाने के तरीक़ों पर रोशनी डालेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहौलियात और हम। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 से 13 सितंबर के बीच हिंदुस्तान में एक बहुत अहम कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये डेजर्टिफिकेशन एक बड़ा अलग सा एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी या उसका जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं UN की तरफ से। हिंदुस्तान में तकरीबन 200 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। टू बी वेरी प्रेसाइज 197 देश इसमें हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान ने मेज़बानी इसकी की। इस विषय पर बात करने के लिए कि इस कन्वेंशन में किन किन बातों पर बातें हुई, क्या फ़ैसले लिए गए और आगे की क्या स्ट्रेटजी तय की गई, हमारे पास में 3 माहिरीन हैं। हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस से डॉक्टर RB लाल, जो साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की हैसियत से इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। हमारे साथ हैं श्री सुधीर सचदेवा, जो जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इस कॉज से जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच हैं टेरी से श्री योगेश गोखले जी, जिनकी फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी में एक्सपर्टीज़ है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर लाल आपसे। आपने एक बड़ा पिवोटल रोल इस कन्वेंशन में अदा किया एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए ही हैं। तो थोड़ा सा इसकी तफसील से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये कन्वेंशन हुआ और क्या इसमें एजेंडा तय हुआ। जी, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसका फुल नाम है। ये तीन रियो के कन्वेंशन हैं, एक क्लाइमेट चेंज है, एक बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, तो 3 रियो कन्वेंशन है। UNCCD कन्वेंशन 1994 में अडॉप्ट हुआ था एंड 1996 में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड ने इसमें रेटिफाई करना स्टार्ट किया था। हमारे देश ने, भारत ने 1994 में इसको सिग्नेचर किया एंड 1996 में, दिसंबर 1996 में हम लोगों ने इसको रेटिफाई किया और हम कंट्री पार्टी बन गए। UNCCD कन्वेंशन में 197 पार्टी हैं, जिसमें 196 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है, तो ऐसे हम 197 बोलते हैं। 2002 में COP8 का क्लाइमेट चेंज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कराया था। 2012 में CBD जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, इसी रियो का पार्ट है, उसको हमने मेज़बानी की थी, हमने होस्ट किया था। और अभी 2019 में भारत ने UNCCD का कन्वेंशन की मेज़बानी की है। तो इस टाइप से ये टोटल 4 ऐसे देश हैं पूरे वर्ल्ड में जो तीनों रियो के, जो कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कन्वेंशन कहलाते हैं, उन कन्वेंशन को कराने वाला भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया है। COP14 था, 13 चाइना में हुआ था, 15 2 साल के बाद कभी किसी दूसरे देश में होगा, अभी तक देश डिसाइड नहीं हुआ है।
तो मैं ये बताना चाहूँगा इसमें लगभग 9,000 पार्टिसिपेंट डेलीगेट्स पार्टिसिपेट हुए थे। उन 9,000 का अगर मैं ब्रेकअप बताना चाहूँ तो इसमें 120 मिनिस्टर्स थे, पूरे वर्ल्ड के पूरे देश से आए थे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने हाई लेवल सेगमेंट अटेंड किया था। एंड उसके बाद हमारे इसमें CSO होते हैं, NGO होते हैं, कंट्री पार्टी होती, जो मैंने बोला कि 197 कंट्री पार्टी हैं। तो हर देश से गवर्नमेंट ऑफिसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट्स, ये सब वहाँ से एक्सपर्ट, थिंक टैंक, ये सब आते हैं। इंडस्ट्री से भी आते हैं यहाँ पर, एकेडमिक्स से आते हैं, NGO जो होते हैं। और ओवरऑल इसमें इस वाले कन्वेंशन में हमारे देश से और बाहर से कई फॉर्मर भी अटेंड किए थे। गोखले साहब, आप थोड़ा सा बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लिया था इस कन्वेंशन में? हाँ, हमने इसमें 2-3 तरीके से हम शरीक हुए इसमें। पहले तो इसकी जो तैयारी जो हो रही है, जैसे लाल साहब ने इसकी जो लॉजिस्टिक की तैयारी के बारे में लोगों, कौन लोग आए, कौन गए, इस प्रकार से बताया। तो वैसे टेक्निकल तैयारी भी बहुत अहम होती है, क्योंकि आखिरकार जो डिस्कशन होता है वो जो टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ही डिस्कशन होता है। तो टेरी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी डिजर्टिफिकेशन के, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन। तो ये हमने भारत सरकार को सबमिट की थी। जैसे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका एक बहुत अहम इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है। एक तो गवर्नमेंटल एफर्ट्स हो गए, हाँ, इसके अलावा भी क्या कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं जो दखल दे सकते हैं या असल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री, मैंने जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए हमारी MOEFCC जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जब तक अलग अलग महकमों की या अलग अलग जो कहीं मिनिस्ट्रीज का रोल ना हो या उन्हें शामिल ना किया जाए, सही तो बात शायद हम टारगेट्स हासिल ना कर पाए। सिर्फ टारगेट ही नहीं हासिल न कर पाएंगे, लेकिन उन बिंदुओं को भी एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लीजिए, इनका जो काम करने का क्षेत्र है वो MOEFCC के दायरे के बाहर है। तो MOEFCC के पास ना उनकी तकनीकी जानकारी होगी, ना उनको गाइड करने की उनके पास क्षमता होगी। और अदर वे अराउंड ऑल्सो एग्रीकल्चर के बारे में जो वो मिनिस्ट्री करेगी, या जंगल के बारे में कल के डेट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम करना शुरू करा, तो उसमें तकनीकी जानकारी, तो कुल मिला के वो नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस हो गई, और बाकी जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं वो एक इन टेंडम काम करें, ये मकसद है उसमें है। उसके साथ साथ एक चीज़ को हमने बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जैसे MOEFCC के ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो उनको स्टेट को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी है इनके पास। हाँ, क्योंकि जंगल जो है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, सेम लैंड भी कंकरेंट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर कंकरेंट सब्जेक्ट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका तो राज्यों की है। लेकिन उस जमीन में जो वाटर बॉडीज हैं, उनको जो है वो बचाए रखना, उनका संरक्षण करना, और जो ग्रेजिंग वगैरह है उसको कहीं ना कहीं तक चेक करना, थोड़ी कंट्रोल फॉर्म में, रेगुलेटेड करना, तो ये सब राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट्स की जिम्मेदारी बिल्कुल है ना। तो ये केवल गाइडलाइंस मिनिस्ट्री आपकी दे सकती है। सचदेवा साहब, आप इसमें हमें ये बताइए, चूँकि आप बड़े गंभीरता से इस चीज़ को देख रहे हैं, आपकी नज़र है कि ये जो प्रोसेस डेजर्टिफिकेशन है ग्लोबली, चूँकि अगर शायद मैंने कहीं पढ़ा कि जो टोटल रकबा है धरती का, उसमें 40-41% इलाका इसकी जद में है, और 2 अरब से ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं जी। और एक मुश्किल ये है कि 90% से भी ज़्यादा लोग वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, विकासशील देशों से हैं। तो ज़्यादा प्रभावित तो वो लोग होते हैं, और तमाम एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर जो जिम्मेदार हैं, जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ाते हैं या जिनकी वजह से जो ये हालत हो रही है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इस पूरे सीन को ग्लोबली आप किस तरह से देखते हैं? डिजर्टिफिकेशन है क्या, उसको मैं आसान शब्दों में पहले पेश करता हूँ। देखिए, जो भी भूमि है, जो भी ज़मीन है, उसके नीचे सबसे पहले सॉलिड रॉक होती है, उसके ऊपर आती है डीकम्पोज्ड रॉक जो कि लगभग मिट्टी से मिल जाती है, उसके ऊपर आती है आपकी वो सॉइल जो कि सेमी सॉइल कहलाती है, फिर आती है टॉप सॉइल, और फिर आते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जितनी भी वेजिटेशन है, जितना भी हमारे यहाँ पर कोई क्रॉप्स उगती हैं, उसमें जो मेन रोल है वो सॉइल का है, टॉप सॉइल का, न्यूट्रिएंट्स का। अब समस्या ये आ रही है कि
इसके कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण से ये डिजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस की तरह होता चला जा रहा है। मैं उस प्रोसेस पर अब नज़र डालूंगा थोड़ी सी। ओवर ग्रेजिंग, यानी आपने जानवरों को छोड़ दिया, वो जहाँ तहाँ ग्रेजिंग करते रहें, चरते रहें, और पता चलता है वो चरने के साथ साथ जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे, जो टॉप सॉइल थी, उसको भी उखाड़ देते हैं। पेड़ लगातार उन्होंने डैमेज किया, वो डैमेज हो रही है। एक कारण ये, पेड़ कटते चले जा रहे हैं जो कि भूमि को बांध के रखते थे। फिर किसानों का क्या है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाए जा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं हो रहा। क्रॉप रोटेशन के ना होने से जो उसके बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स थे वो दूसरी फसल ले सकती थी, वो नहीं ले गए। अब एक ही तरह की फसल बार बार यूज करते ही करते न्यूट्रिएंट्स वो भी निकल गए। अब जब बारिश आई तो वो जो मिट्टी थी अब वो बहा करके ले गई। या तो आपने उस मिट्टी को रोकने का कोई तरीका अपनाया हो। जब वो मिट्टी बह जाएगी तो अब जो उसकी जो टॉप सॉइल थी उखड़ गई, सेमी सॉइल नजर आने लगी। अब जब सूरज की तपिश उस पर पड़ेगी तो बिल्कुल एक पैनकेक के माफिक बन जाएगी। सख्त ऐसी भूमि, बंजर भूमि जिसे कहते हैं आप, वैसी बन जाती है। अब अगला प्रोसेस, जब तेज हवाएं चलेंगी वो धूल के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगी। यानी जो अल्टीमेटली वेजिटेशन को हेल्प करती थी सॉइल, वो पूरी की पूरी चली गई। अब वो डेजर्ट बनने की कगार में आ गई। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हमारे यहाँ पर सिर्फ देश में नहीं, हमारे देश में भी लगभग 30% लैंड जो है डिग्रेड हो चुका है। डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एक्शन न लिए गए, वो लिए जा रहे हैं। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो इसकी चपेट में आ चुका है। उसका सबसे बड़ा असर आप अफ्रीका पे देख लीजिए। तो अब वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गए, पे इंडिविजुअल से लेकर के आप देखिए, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब बीच में देश की बात करें तो देश भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दिल्ली का देता हूं। दिल्ली के आसपास अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स दिल्ली से लेकर के राजस्थान पहुंचती हैं, बीच में हरियाणा है, गुजरात पहुंचती हैं। अब आप सोचिए कि उनका जो पूरा का पूरा इतनी बड़ी हिल्स हैं, वो क्या दिल्ली को हेल्प करती होंगी? लोग सोचेंगे उसका क्या हेल्प का तरीका। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि उदयपुर एक ऐसी सिटी है जहां पर पूरे साल बड़ा ही प्लेजेंट मौसम रहता है जी। अब उसके पीछे देखा जाए तो थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट में डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, लेकिन उसका असर उदयपुर पर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि अरावली हिल्स उसकी रक्षा कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास देखिए, गुड़गांव में, उधर से आगे राजस्थान नीमराणा की तरफ चले जाइए, जबरदस्त तरीके से माइनिंग, इलीगल माइनिंग भी हुई, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, बिना सोचे समझे दनादन कंस्ट्रक्शन हो रही है। उनका डैमेज होना अल्टीमेटली दिल्ली के लिए बड़ा खतरनाक है। अब आप देखेंगे आजकल जब यहाँ तेज हवाएं चलती हैं तो धूल ही धूल होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो अल्टीमेटली आप इंडिविजुअल लेवल से लेके इस डिजर्टिफिकेशन को सोचें और पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो ये हाल सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तभी सोचिए 197 देश इसके बारे में सोच रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से, 25 साल हो गए। बेशक भारत की अपनी भूमिका क्या है, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, डॉक्टर लाल आपसे भी और गोखले जी। पहले आप बता दीजिए, फिर मैं उसमें आऊँगा कि ये कि जो टारगेट्स हमने अपने लिए चुने हैं खुद हिंदुस्तान ने, एक तो किस हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं, और जो दिन ब दिन हम उसे बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अपनी उसको स्केल को बड़ा कर रहे हैं, अपने लिए और बड़ी चुनौती हम तय कर रहे हैं और शायद कमोवेश उसे हासिल भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। मुझे लगता है इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई, इसमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया गया। लाल साहब थोड़ा सा इसमें ये कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि उससे जितना एरिया खराब हो रहा है उतना ही एरिया को हम बाकी एरिया में जो पड़ा हुआ है उसको हम रिट्रीव करेंगे। ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे डिग्रेडेशन ये जैसे एंथ्रोपोजेनिक बने, मानव ने निर्माण की हुई समस्या, उसके साथ साथ एक नैसर्गिक प्रोसेस भी है। हाँ, तो ये क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम का एक नेचुरल सक्सेशन का भाग है, तो हमने उस तरीके से देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों ने एक साथ आना, 197 कंट्रीज़ ने कुछ निर्णय लेना इन चीज़ों के ऊपर, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और इस प्रकार की प्रक्रिया एक
पिछले 25 साल से, जैसे जब से रियो कन्वेंशन 92 शुरू हुए 92 से तब से चल रही है। इसमें निगोशिएशन में ये चीज़ होती है कि कई सारी चीज़ें, सबसे अहम मुद्दा होता है कि ये किसने किया, ये जो प्रॉब्लम है इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदारी जब तय की जाती है तो कई सारे कंट्रीज इसमें विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कई सारे बोलते हैं नहीं हम इतना ही मदद कर सकते हैं। तो ये निगोशिएशन का भाग अपने तौर पे चलता रहता है। एक वो लास्ट कन्वेंशन जो तय हुआ था कि भाई 100 बिलियन या इतना हम जो है वो देंगे, वो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में, लेकिन इसको तय करना, इसको ये बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये कितने हद तक यशस्वी होता है इसकी भी एक मर्यादा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम हमारे घर में क्या चीज़ कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता और उन चीज़ों के लिए क्या, इस मामले में शायद लाल साहब कुछ ज़्यादा रोशनी डाल दें, क्योंकि नोडल एजेंसी तो आपकी है और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्यों की है। शायद जो बातें हम कर रहे हैं उसको समझने की या उसमें उतनी अवेयरनेस किसानों में या आम लोगों में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम तवक्को करते हैं कि उनको मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा ख़तरा उनके सामने आने वाला है। आपकी मिनिस्ट्री की भूमिका क्या, हाउ डू यू एंश्योर कि भाई जो रिजल्ट्स हमारे हैं वो आपके पक्ष में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे मित्र जी ने भी बताया कि MOEF एंड बाकी सब मिनिस्ट्री के कोरिलेशन, एक्चुअली इसमें पूरा प्रोसेस कैसा होता है, मैं 2-3 चीज़ में आपको कंक्लूड करता हूँ। जैसे ये UNCCD का कॉप हुआ तो इससे पहले इनके 3 महीने पहले डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिनको मीटिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उन मीटिंग डॉक्यूमेंट को हम फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाते हैं, क्योंकि इसमें केवल MOEF अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, NDMA, ISRO, एक्सटर्नल अफेयर एंड इसमें सभी मंत्रालयों का, तो ऐसे करके हमारे 13-14 लाइन मिनिस्ट्री जिनको हम बोलते हैं इस सेम सब्जेक्ट पे पूरे देश में विभिन्न प्रकार की स्कीमों में काम करती हैं। तो उसको हम सबको डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करते हैं। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जैसे इस वाले कॉप के केस में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सेक्रेटरी सर, स्पेशल सेक्रेटरी सर ने उसको चेयर किया था एंड उस मीटिंग में सबसे कमेंट्स मांगे जाते हैं। 4-5 मीटिंग्स होती हैं। देन उन सबसे कमेंट्स के बाद एक ड्राफ्ट कंट्री पोजीशन बनाई जाती है कि हमारे देश में लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए या लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए हमने कौन कौन सी स्कीम में कितना कितना काम किया, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना और काम करना है, कैसे टारगेट सेट करने हैं, क्योंकि ये पूरा कन्वेंशन वॉलेंट्री एंड एस्पिरेशनल गोल टाइप का कन्वेंशन होता है। मतलब कोई हमें कह नहीं रहा है कि आपको ही करना है, बट ये हमें करना है। क्यों नहीं, अगर हम नहीं करेंगे, जैसे हमारे मित्रों ने बताया कि इस पूरे वर्ल्ड के 2/3 कंट्री इससे अफेक्टेड है और पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा लैंड डिग्रेडेशन वाले चपेट में है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ड्राफ्ट कंट्री पोजीशन बनती है, ऑनरेबल मिनिस्टर सर इसको अप्रूव करते हैं एंड देन फिर जैसे वहाँ पर एक मीटिंग डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कॉप होता है, इसकी 2 सब्सिडरी बॉडी होती हैं जिनको CST एंड क्रिक बोलते हैं। CST क्या होती है, कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। क्रिक क्या होता है, कमेटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन होता है। तो ये पूरा कन्वेंशन में जो डिसीजन होते हैं उनका रिव्यू करती है। तो इस बार क्रिक में 7 एजेंडा आइटम थे, CST में 6 एजेंडा आइटम थे एंड कॉप में 22 आइटम थे। अब इसको अपने देश में कैसे लागू करें, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये तो सब कागज कार्रवाई तो हो गई, बट इसको कैसे लागू करना है। तो ऐसे 35 डिसीजन हुए। इन 35 डिसीजन के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। देन कंपाइल करके जो हमारी लाइन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके डिस्कस करके उनको सब टारगेट दिए जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस प्रोग्राम में जो 9 तारीख को हाई लेवल सेगमेंट था जिसमें पूरे वर्ल्ड को स्पेशल एक एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने 3-4 अनाउंसमेंट भी किए थे। एक अनाउंसमेंट ये भी था कि अभी तक भारत 21 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर 2030 तक करेगा। इसमें 5 मिलियन और जोड़ दिया है, जो मिला के 26 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। एक उन्होंने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया था, जो अनाउंसमेंट था साउथ कोऑपरेशन। हमसे भी काफ़ी गरीब देश हैं, डेवलपिंग हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके लिए ICFRE देहरादून में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा।
उस एक्सेलेंस सेंटर का मतलब होगा जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिनकी समस्याएं हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको वो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड इवन स्टूडेंट डिग्री वगैरह भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको प्रोवाइड करने का आगे प्लानिंग है। तीसरा एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो अनाउंस किया था कि हमारा इसरो सैटेलाइट, सब लोग जानते हैं कि हमारा इसरो बहुत अग्रणी है इन सब क्षेत्रों में। काफ़ी देश लैंड डिग्रेडेशन के डेटा को मेजर ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी कितनी लैंड है, 5 साल में कितना चेंज हुआ, अगले 10 साल में कितना चेंज हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली उस गैदरिंग में, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि ये लैंड डिग्रेडेशन का जो मुद्दा है, केवल लैंड डिग्रेडेशन, इसको ठीक करने के लिए पानी की भी ज़रूरत है और पूरा वर्ल्ड में जगह जगह वाटर स्केर्सिटी है। तो उसके लिए जैसे उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू ढेर सारे स्कीम्स हैं, हर खेत को पानी, कम ड्रॉप में ज़्यादा खेती करना, इन सब स्कीम के लिए। जो आपने क्वेश्चन दूसरा पूछा ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, तो आपको सुन के अचंभा होगा कि पूरे वर्ल्ड ने भारत की जो स्कीम्स हैं और जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए ये जो मैंने स्कीम के बारे में बताया, उन सबको अप्रिशिएट किया। और अगर दिल्ली डिक्लेरेशन के पैरा 11-12 पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को वेलकमिंग कंट्री का स्टैंड बताया। और एक बहुत अच्छी बात है, उस पूरे प्रोग्राम के दौरान हम तो पूरे टाइम में डिलीब्रेशन में वहाँ रहे, मैं बिकॉज इंडियन डेलीगेशन का भी मैं हिस्सा था, तो उसमें जो हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड वाला है, ये पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया है। मैं आप तीनों साहिबान से ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा विज़न है टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम दिस मैनर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इसमें इंडिया ने एक स्टैंड लिया, अपेरेंटली दुनिया भर ने उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। आपके अपना ऑब्जर्वेशन क्या है कि टू व्हाट एक्सटेंट वी विल अचीव दिस टारगेट अचीव करना तो हमारे लिए संभव है। इसकी वजह यह है जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो हम बोलते हैं वो हमारे पास मौजूद है और हम कर रहे हैं वो। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन जो है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड कंपोनेंट के हिसाब से पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो बात कर रही है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं है, इसमें बहुत ही विजन है और काम हो रहा है इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच है। सदेव साहब, आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि आपने एक खाका जो खींचा, जो चित्र एक बनाया, उसमें ये बता रहे हैं कि जो बहुत ये प्रोसेस जो है वो बहुत ख़तरनाक लेवल पर है। अब आप अर्बनाइजेशन को शायद ना रोक पाएँ, लेकिन उसे कंपेंसेट करने के लिए दूसरे कदम उठाए जा सकते होंगे कुछ। आज हम बात करते हैं सोसाइटीज़ बनाने की, उसको बनाने में 5-6 साल लग जाते हैं, और ऐसे भी पेड़ हैं जो 5-6 सालों में अपनी एक सही जो है हाइट बना लेते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने जितना डैमेज कर रहे हैं उसके साथ साथ उसे कंट्रोल भी कहीं ना कहीं करते जाएं। ये बहुत ज़रूरी होगा। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी बातचीत डेजर्टिफिकेशन के मसले पर, और हमारे जो तीनों माहिरीन हैं, जनाब योगेश गोखले साहब, डॉक्टर आर.बी. लाल जो कि मिनिस्ट्री से हैं, और सुधीर सचदेवा साहब, इन्होंने बहुत बेशकीमती ख्यालात आपसे शेयर किए। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आदाब।